नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 गणित का जो पेपर लगने वाला है आपका कक्षा 8वीं के लिए, तो उसके प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कक्षा 8वीं के लिए कोई भी प्रकार का पेपर आपको चाहिए, किसी भी विषय का, या फिर उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर आपको नोट्स फाइल चाहिए, तो आपको सभी हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके भी एजुकेशन लाइन सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1 से 5 या 1 से 8 तक हो सकते हैं आपके। पहला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे परमेय संख्या आपको दी गई है क्या, 7/8। इसका आपको योज्य तत्समक पूछा गया है। तो साथियों, योज्य तत्समक की अगर मैं आपको डिफाइनेशन क्लियर कर दूं, तो योज्य तत्समक का मतलब ये होता है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, आपका मान लीजिए कि कई बार गणित में प्रश्नों का उलटफेर हो जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न को कैसे हल करना है। तो यहाँ पे मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखिए भाई। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में मेरा क्या मान आना चाहिए, वापस से 5 आना चाहिए, बराबर 5 दे दिया गया है। तो इसमें मेरे को क्या जोड़ना चाहिए कि 5 आएगा, तो मैं इसमें अगर 0 जोड़ता हूँ तो मेरा 5 आ रहा है। इसका मतलब योज्य तत्समक जो मेरा रूप होगा वो क्या बन गया, 0 बन गया। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 5 है इस प्रकार से, ठीक है, बराबर में मेरा यहाँ पे 5 आ रहा है, माइनस का मान लीजिए रोमित के लिए। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, तो मैं प्लस का वही 0 जोड़ूंगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मेरे पास यही प्रश्न है, 7/8 है, तो इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि मेरा वापस से 7/8 ही आएगा। तो प्लस का मैं 0 जोड़ूंगा, तब जाके मेरा 7/8 आएगा। मतलब जो परमेय संख्या आपको दी गई है वो ही मेरी क्या होगा, उसका परिणाम होगा। लेकिन उसमें जोड़े क्या, तो तत्समक योज्य के रूप में हमेशा 0 जोड़ा जाता है, ताकि वो ही संख्या हमें वापस से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस संख्या का योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग है वो कितना होता है। तो देखिए, चतुर्भुज की बात की गई है, ये हमारा चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये और एक कोण ये। टोटल जो कोण होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि चतुर्भुज में विकर्णों के जो कोण है, ए, बी, सी और डी, यहाँ पे पूछी जाए कि आमने सामने के जो विकर्ण है वो कितने डिग्री के कोण होते हैं। तो दोस्तों, विकर्ण की भी बात करूँगा मैं। तो देखिए, अगर ये मेरा पूरा कोण है वो 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से जो कोण बनते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण इसको बराबर 2 भागों में बांटता है। तो 45 तो इधर बच जाएगा ऊपर, और 45 ही नीचे बच जाएगा। तो जो विकर्ण खींचा जाता है उससे हमारे जो कोण है उनका समद्विभाव जो हो जाता है, और वो आधे आधे हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सही आंसर 1/2 है। लेकिन ये आया कैसे है मैं आपको ये बताऊंगा, ताकि आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, सिक्के की बात की गई है। अब हमारे पास एक सिक्का है। अब सिक्के में आप देखते हैं कि दो होते हैं पार्ट। एक साइड में आपका रुपये लिखा हुआ है और एक साइड में और कोई चिन्ह होता है। तो मतलब इसके टोटल बात की बात करें, इसके टोटल पहलू की बात करें अगर हम, तो कितने पहलू होते हैं, 2। तो हमेशा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जितने भी पहलू उसके वो हम नीचे रख देते हैं। अब ये कह रहा है चित, तो सिक्के को उठा लेंगे तो या तो चित आएगा या फिर पुट आएगा। तो एक ही कंडीशन बन रही है चित आने की, या तो पुट आएगा। तो पुट की पूछता तो पुट की एक होती, चित की पूछे तो चित की एक है। तो 1/2 ऐसे सही आंसर मेरा आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक मेरा आप जो गेम खेलते हैं, यानी कि एक षटकोणी जो गेम खेलते हैं अपन, ठीक है, सांप सीढ़ी वाला गेम आपको पता है। यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं, एक घनाभ या कुछ भी बोलते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं उसको उछालता हूँ, ठीक है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि आपको जो है वो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। यानी एक सांप सीढ़ी वाला जो घनाभ होता है, या फिर उसको अपन क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। तो एक क्यूब को उछालने पर, आप अच्छे से सुनेंगे, एक क्यूब को उछालने पर, क्या उछालने पर 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, ये आप कमेंट करके बताएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ रहा है 6। अब हम देखेंगे, देखिए किसी संख्या की इकाई अंक 4 है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए, उसका इकाई अंक कितना है, 4 है।
मैं फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ यहाँ पे 14 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए 4 को मैं 4 से गुणा करूँगा, क्योंकि वापस से इसका वर्ग करेंगे तो 14 को 14 से गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16, तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ पे बात की जा रहा है दूसरा 6 की, तो मान लीजिए कि मेरे पास 16 है, 6 से गुणा करूँगा तो 6 का 36 ही आएगा, तो इकाई अंक 6 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, मेरा 6 आ गया, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से चीज़ें निकालते हैं। गणित दोस्तों ऐसी विषय है जिसमें कि आपको समझना अनिवार्य होता है। प्रश्नों को कई बार यहाँ पे देखिए इकाई अंक 4 6 बोला गया है, इकाई अंक आपको 8 भी पूछ सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको निकालना आना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि इकाई अंक 8 है, कोई सी संख्या का इकाई अंक 8 है, उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये पूछ लिया जाता है मान लीजिए। तो मान लीजिए कि इकाई अंक 8 है, इसका वर्ग करेंगे अपन, 8 को 8 से गुणा करें, 8 घंटे कितने हो गए, 64, मतलब उसका इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बताना है। देखिए यहाँ पे घन बोला गया है और आयतन बोला गया है, तो आयतन का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बोला गया, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौ कितने हो गए, 16, 16 को 4 से गुणा करूँगा तो 16 चौ कितने हो गए, 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर में मैंने क्या लगाना है, क्यूब लगाना है, तो यहाँ पे देखिए क्यूब लगा गया है, cm स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि 8 सेंटीमीटर वाला, कितना, 8 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन आपको बताना है, तो यह आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे 4 पूछा गया था, 4 का आंसर हमारा आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 अगर संख्या होती है तो क्या आएगा, ये आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए कमेंट में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को हल करके प्रैक्टिस कर सके, एग्ज़ाम बहुत पास है आपके, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। जिसको आता है वो फटाफट कमेंट कर देगा भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है पहला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h, ठीक है। 2πr आपको याद रखना है, h कैसे आया है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बेलन की बात की गई है, तो बेलन आपका कैसे बनता है, इस प्रकार से आपका बेलन होता है, ठीक है। ये आपका बेलन मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है आपका बेलन में, व्रत, ऊपर भी आपका व्रत होता है। तो व्रत की कंडीशन में अपन क्या लगाते हैं, व्रत का आयतन कैसे निकालते हैं अपन, 2πr, ठीक है, 2πr लगाते हैं। अब इसकी बेलन में क्या होगा, हाइट भी तो जुड़ गई यहाँ से यहाँ तक की, इसलिए इसके सामने हमने h लगा लिया। बस इतना सा आपको थोड़ा याद करना था और ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक, अभी अभी हमने बात करी थी, कोई भी पूर्णांक है उसके लिए योज्य तत्समक होना होगा तो वो संख्या 0 होती है। 0 ऐड करेंगे तो वो लास्ट में वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा आयत बताइए जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। सॉरी, एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो आयत की जो भुजाएं हैं वो समान नहीं होती है, लेकिन भुजाएं किसकी समान होती है, वर्ग की। और यहाँ पे बात वही की गई है, वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समान होती है। अगर आयत की पूछी जाए तो आयत की जो भुजाएं हैं वो आमने सामने की, क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए भाई। आगे देखिए, निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को कहते हैं। तो साथियों अगर हमने देखिए कोई मूलधन है और फिर ब्याज उसको जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो है वो हमारी मिश्र धन कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्र धन, तो ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपको 5 की पावर है वो 0 है, इसका मान बताना है। तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। 5 की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। मैं आपसे यहाँ पे कमेंट में बताता हूँ कि 1 की पावर 0 है, इसका मान आप बताएंगे क्या होगा। 1 की पावर क्या है, 0 है, इसका मान आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो को देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से आपको गुणा करना है, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा गया है 6/13। अब क्या कह रहा है, गुणा करना है, ठीक है भाई। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब ये जो संख्या है आपकी -7/16, इसका उल्टा, इसका उल्टा का मतलब 16 तो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस का ऊपर ऐसे ऐसे रहेगा। ये संख्या आपके पास आ गई। अब इसको गुणा करके आपको लिखना है। अब देखिए 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 16 छिक्के कितने हो गए, 96 हो गए। माइनस का है इसलिए माइनस लगाएंगे। अब 13 7 कितने होते हैं, 91 होते हैं, ये 91 नीचे लिख देंगे। तो ये संख्या हमारी बन गई, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा,
ठीक है, तो कोई भी संख्या आपसे पूछी जाए तो उसका उल्टा करना है व्युत्क्रम की कंडीशन में, ये आपको याद रखना है भाई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको हल करना है। आपको दिया गया है 5x - 3 बराबर में x गुणा 2, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, गुणा नहीं है, प्लस है। ठीक है, इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x की संख्या है वो एक साइड में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5x है। ठीक है, अब ये जो x की संख्या है वो हम इधर लेके आएंगे इसको, और जो डिजिट की है वो हम एक साइड में रखेंगे। तो ये माइनस का यहाँ पे था, उधर x का था, वो इधर आके भी हमारा माइनस का ही रहेगा। ठीक है, 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x में से एक x गया तो मेरा कितना बच गया, 4x बच गया। और यहाँ पे 3 और 2 कितने बच गए, 5 बच गए। अब x का मान निकालना है मेरे को, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 तो ऐसे कैसे रहेगा, और बटे में 4 लिख देंगे हम, तो 5/4 है वो मेरा सही आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपको परीक्षा में भी हल करना है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा, ये किस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है अनुपात 2 अनुपात 5 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 2/5 आपने लिखा, और कोई भी संख्या के प्रतिशत को बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। 5 से अगर काटूंगा तो 5 दूना 10, ये 0 आ गया, और 2 का काटा तो 40, यानी कि 40% आ गया। मान लीजिए कि दोस्तों आपके साथ में ये संख्या ना हो कि दूसरी संख्या है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और भी देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे कितना, 8/5। ठीक है, 8/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। 5 से काटूंगा मैं, 5 दूनी 10, ये 0 0 आ जाएगा। 8 से काटा, 8 दूनी 16, यानी कि हाँ, यहाँ से काटा 5 दूनी 10 और ये 0 आ गया, 8 दूनी 16, 16% है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे दूसरा करते हैं अपन, यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए कि 3/4, 3/4 है, इसको प्रतिशत में बदलूंगा, वही मैं 100 से गुणा करूँगा। अब मैंने 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 2 बच गए, और 4 पंजे 20। ठीक है, और 25 से कितने हो गए, 75। तो ये कितनी संख्या हो गई, 75% हो गई। इस प्रकार से कोई भी संख्या का अगर आपको प्रतिशत पूछा जाता है बटे में लगा के, अनुपात में लगा के, तो आपको 100 से गुणा करना होगा उस संख्या को, और हल करना है। हल करते ही आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2x+1 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इन दोनों को हमें गुणा करना है। गुणा करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे किया गया है, मैं फिर से बता देता हूँ। आपने किया 7x, ठीक है, गुणा जो ब्रैकेट की संख्या थी वो आप वैसे लिख लेंगे, 2x+1, इस प्रकार से लिख लिया। अब 7x की संख्या को सबसे पहले तो मैं इससे करूँगा, तो 7 को इससे गुणा किया तो 14, और x को किया तो x² आ जाएगा, प्लस 1 से करूँगा तो कितना आ गया, 7x आ गया। ठीक है, ये तो एक बार हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या बच गया, दोनों संख्या से गुणा हो गया, ये संख्या मेरे निकल के आ गई। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, कॉमन अगर मैं लेता हूँ 7, ठीक है, मैंने 7 और x कॉमन ले लिया 2 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, x नीचे बच गया, और ये 7 एकम 7 बन जाएगा। तो किस प्रकार से, ये इस प्रकार से समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। इस प्रकार से आप भी अपना आंसर है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको इसका परिमाप पूछा जाता है, किसका, आयत का, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है, तो ये आपको याद रखना है। परिमाप या फिर क्षेत्रफल कोई भी पूछा जा सकता है, तो दोनों का आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दी गई त्रिज्या है r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। ऊंचाई आपने लिख लिया। अभी अभी हमने बेलन का जो क्षेत्रफल था वो देखा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे पूछा गया है आयतन। तो आयतन के लिए हमारा सूत्र क्या हो जाता है, πr²h, πr²h। ठीक है, अब इसका मान हमें लिखना है। पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22/7 होता है। आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई 8 दी गई है, तो हमारा एच का 8 यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से एक साथ कट जाएगा तो पावर हट जाएगी, तो 7 ही बच जाएगा मेरा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 8 7 56 और 22, 22 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से किया गया है, 22 को 7 से करके 8 से किया गया है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 12 32 और सेंटीमीटर
क्यूब। ठीक है, आयतन पूछा गया है तो आयतन की कंडीशन में हम यहाँ पे क्यूब ही लगाते हैं। अगर वर्ग पूछा जाता है तो फिर हम 2 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, इसको आपको हल करना है तो आप इजीली इसको हल कर पाएंगे। देखिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए एक संख्या बनानी होगी मेरे को। ठीक है, यानी कि इसको तो मैं इससे गुणा करूँगा और इसको इससे गुणा करूँगा। चलिए अपन कर लेते हैं। मैं 5 को उससे गुणा करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5x माइनस 25 बराबर में इधर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 9। अब ये समीकरण बन गया। अब मैं इसको अलग अलग कर लूँगा। 5x तो ऐसा कैसे रहेगा, उधर जो 3x है वो इधर आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। इधर देखिए माइनस का 9 ऑलरेडी था, ये माइनस का 25 इधर जाके प्लस का 25 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x में से 3x गए तो कितने बच गए, 2x बच गए। यहाँ पे देखिए 25 प्लस का है और माइनस का 9 है, तो 25 में से 9 जाएंगे तो मेरे कितने बचेंगे, 5 और 4 मतलब 16 बच गए मेरे। तो ये मेरे 16 हो गए। अब x का मान निकालूंगा तो 2 से काट दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। तो ये 8 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में x बराबर कितना दिए गए हैं, 16/2, मतलब x बराबर क्या दिए गए हैं, 16/2, मतलब इसको काट रहा हूँ तो मेरा 8 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप बड़ा करके दिखाया गया है, मैंने आपको छोटी स्टेप बता दी। आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आपका समीकरण का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर तो आपको शैक्षिक वर्ष दिखाया गया है और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखिए दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। सबसे पहले पूछा गया है तो कक्षा के 8 विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वर्ष और उनकी शैक्षिक संख्या है वो दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आपका एक ग्राफ पूछा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि 2006-7 का बताइए कितनी संख्या थी, तो 6-7 के सामने आप देखेंगे ये है और इसके सामने 300 संख्या है, तो मतलब 2006-7 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 300 थी। इस प्रकार से आप इनका हल करेंगे। इस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को इंक्लूड किया है आपके पेपर के, तो इसी प्रकार से आपको याद करना है। और भी कोई डाउट है तो आप हमें आपका मैसेज कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले पेपर के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।